हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सर्वोत्तम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि कुछ बच्चे हमें जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम देव है और मैं 7 सालों से साइंस पढ़ाते आ रहा हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जो आप पढ़ाते हो उसको ऑनलाइन वर्जन में भी एक्सप्लेन कर दो। मैंने ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे हमें जानते भी होंगे। तो आज बेसिकली बेटा क्या है कि मैं आपको एक चीज़ स्पेशली बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने एक ऐप बनाया है, ठीक है। ऐप का नाम सर्वोत्तम है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्वोत्तम ऐप डाउनलोड करेंगे। उस डाउनलोड सेक्शन में जाके जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप वहां जाके स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम आपका होगा क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए, स्पेशली जो बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने साइंस का एक कोर्स बनाया है, ठीक है। ये जो कोर्स होने वाला है वो हिंदी माध्यम में होगा। पूरी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन की जाएगी। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐप का नाम सर्वोत्तम है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप आसानी से जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो कोर्स है उसका नाम है लक्ष्य बैच, ठीक है। तो लक्ष्य बैच जो आप जाइएगा उसमें आपको क्या करना है, इनरोल करना है। इनरोलमेंट के बाद आपको देखिए ध्यान से, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सीबीआई क्वेश्चन मिलेगा, 24x डॉट सेशन मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ लिए लेकिन वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो रिवीजन के लिए उनको रिकॉर्डेड क्लास दिया गया है। अब अगला सवाल आता है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो नोट्स का प्रॉब्लम भी कंप्लीट है। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको। आप डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, पीडीएफ नोट सेक्शन में जाइएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे द्वारा जो बनाया गया नोट्स है, मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे द्वारा जो बनाया गया नोट्स है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, A to Z चीज़ें, ठीक है। तकरीबन जो 10 साल का क्वेश्चन है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि कई सारा रेफरेंस किताब है, उसके बाद उसके डिटेल्स भी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो आपको नोट्स बनाने की झंझट नहीं रखनी है। मेरे द्वारा जो बनाया गया नोट्स है काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद बेटा आपका है ऑनलाइन टेस्ट। देखो होता क्या है कि हम जो तैयारी कर चुके हैं, हमने जो पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना जाना है, वो सारी चीज़ें हमें टेस्ट से ही पता चलेगा। तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे देखें। वीवीआई क्वेश्चन, अब जानते हैं बच्चों कि पूरा किताब तो आएगा नहीं। पूरा किताब नहीं आएगा तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरे क्लास के दौरान, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो मैं क्लास में ही बता दूंगा। लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा उस समय बता देंगे, या फिर जब हम चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं ना, पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, ठीक है, सारा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो हर चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी बातें भी आपके सामने यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात कि आपके अंदर कोई डाउट आ गया या फिर आपके मन में कोई सवाल आ गया, तो आप कैसे पूछेंगे। तो ऐप में ही डाउट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 फ़ोन नंबर है। आप इस पे अपना डाउट भेज सकते हैं। ये वाला जो नंबर है 7520775518, इस पे अपना डाउट भेज सकते हैं, तो हम उस पर भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा ऐप में भी डाउट सेक्शन का ऑप्शन है, वहाँ जाइए अपना डाउट पेस्ट करिए, वो मेरे पास तुरंत पहुँच जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप डाउट भेजिए आज आंसर मिलेगा कल, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, तुरंत हाथों हाथ, क्योंकि एडमिट पैनल मेरे पास ही है, तो मैं वहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है, आपके डाउट्स क्या हैं क्या नहीं है। इसके अलावा बच्चों, ये जो कोर्स है बेसिकली आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तकरीबन यहाँ देखिए, इसका प्राइस था 499, लेकिन हमने बच्चों के लिए क्या किया, 199 कर दिया, ठीक है। तो 199 में आपको ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। पूरा एक्सप्लेनेशन, डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड मेनी मोर चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली समझने का मौका भी मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप समझ गए हैं कि आपको करना क्या है। सर्वोत्तम के प्ले स्टोर से सर्वोत्तम ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे जाके कोर्स वाले सेक्शन में, या फिर आपको स्क्रॉल करता हुआ नजर आएगा, वहीं पे आपको क्या करना है, इनरोल करना है। ध्यान से सुन लीजिए कि आपको मेरा जो वीडियो होगा, ये वाला जो पेड कोर्सेज वाला, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल सर्वोत्तम के ऐप पे ही मिलेगा। तो आप उसी ऐप को ही डाउनलोड करें, सर्वोत्तम ऐप को, ठीक है। चलिए तो आइए बिना देर के हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या क्या शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम देव है और मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को साइंस। ध्यान से सुनिए, मैं आज सबसे पहले क्लास 10th का जीव विज्ञान डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम जीव विज्ञान डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है ये तो पता होना चाहिए। ये क्लास 10th का सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्लास 10th के सिलेबस की बात करें तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या लिखा है, पोषण। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम शब्द को ही समझ लेते हैं। जैव का मतलब क्या होता है, पता है आपको क्या। देखिए, जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है, जीव।
जीभ के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही वही है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता दूं कि देखिए, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा आपको चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी, एक एक लाइन समझाया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ कंडीशन क्या है कि वो एनसीईआरटी उठाएंगे, 4-5 टॉपिक उठाएंगे, खत्म कर देंगे आपका, ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करा देंगे, याद करवा देंगे, कहानी खत्म है। लेकिन मेरे द्वारा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़ाया जाएगा, समझा समझा के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मेरा खुद का बनाया हुआ सीक्वेंस है, तो मैं अपने सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप किताब से मैच कराएंगे तो वो उससे मैच नहीं करेगा, कुछ चीज़ें आपकी किताब में दी भी नहीं होगी वो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, है ना। एग्जाम में आप दिमाग लेकर जाओगे, किताब लेकर नहीं, ठीक है। तो दिमाग में चीज़ें आपके अंदर फिट कर देंगे ऐसा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या लिखा है? पोषण, ठीक है। जैव का मतलब होता है जीव, प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ये तो मीनिंग है इसका। तो पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, फिर आगे डिटेल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है बताइए? पोषण का मतलब होता है भोजन की प्राप्ति। सभी जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। जैसे मान लो चिंटू है, चिंटुआ को भूख लगा तो चिंटुआ क्या करेगा, है ना, घर गया आम खा लिया, ठीक है। तो अब चिंटुआ ने आम खाया, आम क्या है? प्लांट से है ना, तो वो पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये जो भोजन की प्राप्ति है वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। चलिए आगे, उसके बाद है शोषण। शोषण का मतलब सांस लेना नहीं होता है, ध्यान से सुनिए। शोषण का मतलब होता है ऊर्जा का निर्माण, और ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। सभी जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, ये क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो और खाना खाने के बाद तुम्हारे शरीर में एकदम ऊर्जा आ जाता है, कहाँ से आया? है ना, शोषण प्रक्रिया के बाद। तो वैसी जब एक प्रक्रिया जिसमें, है ना, ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम शोषण कहते हैं। और ये प्रक्रिया कोशिका में होती है। कहाँ होती है? कोशिका में। डिटेल में बात करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसलिए शोषण को कई बार हम कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। आइए परिवहन की बात करते हैं। जीव शरीर के अंदर जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो एक जगह से दूसरे जगह होता है। तो जीव शरीर के अंदर पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे जरा ध्यान से सुनिए, खाना पचा कहाँ था? छोटी आंत में। छोटी आंत से खाना कहाँ गया? रक्त में। रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परिवहन कहलाएगी। तो परिवहन क्या होता है? पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह जाना। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन बोलते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड है वो प्लांट और एनिमल यानी कि जंतु और पौधे दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सर्कुलेशन वर्ड हम केवल और केवल जंतु के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखिए, उत्सर्जन। उत्सर्जन को अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहते हैं। और हमारे शरीर में क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। जितने भी जीव हैं उनके शरीर में नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ की बात करें तो जैसे ये अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया में एन क्या है? ये क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ। यूरिया का फॉर्मूला देखिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 कौन H2। ये मैंने लॉजिकली याद किया, NH2 कौन H2। इसमें भी देखिए आपको नाइट्रोजन है, तो ये बेटा यूरिया है, ये यूरिया है, और ये क्या है? अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है। तो ये सारी की सारी चीज नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ कहलाता है। और इसी को जब हमारे शरीर से बाहर निकाला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। तो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति यूरिनेशन कर रहा है, यानी कि पेशाब कर रहा है, तो पेशाब करने के दौरान क्या होता है? उसके शरीर से यूरिया बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अगला नाम है, अगला जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय। अगर हम नियंत्रण और समन्वय की बात करें, ठीक है, तो किसी कार्य को चालू करना, किसी कार्य को बंद कर देना, किसी कार्य को धीमा कर देना, किसी कार्य को तीव्र कर देना, ये नियंत्रण कहलाता है। आप नियंत्रण के बारे में एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी कर सकते हैं। क्या कि जैसे गैस रेगुलेटर को क्या कर दीजिए? ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, चालू कर दिया, बंद कर दिया, धीमा कर दीजिए, है ना, तेज कर दीजिए। तो ये जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसी कई सारी क्रिया है जो कई बार तीव्र हो जाती है, कई बार धीमी हो जाती है, कई बार बंद हो जाती है, कई बार चालू हो जाती है, तो उसी को हम नियंत्रण कहते हैं। उसके बाद है समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। समन्वय का मतलब होता है कि जब कई सारे अंग मिलकर किसी एक काम को संपादित करते हैं वो पूरी प्रक्रिया समन्वय कहलाता है। यानी सभी अंगों के बीच संबंध स्थापित करना समन्वय कहलाता है। जैसे मान लो कि मुझे, है ना, मुझे ये फोन उठाना था, ठीक है। तो अगर मुझे ये फोन उठाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है? ये फोन उठाना था। तो फोन उठाने के लिए हमने क्या किया? फोन उठाने के लिए सबसे पहले मैंने मेरी आंख ने क्या किया? फोन को देखा, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन ने किसको इन्फॉर्मेशन दिया? यानी मस्तिष्क को। मस्तिष्क ने किसको इन्फॉर्मेशन दिया? मेरुरज्जु को, ठीक है। और मेरुरज्जु ने हाथ को क्या किया? आदेश दिया, ठीक है। तो हमारा आंख, हमारा मस्तिष्क, हमारा मेरुरज्जु, हमारा हाथ, ये सभी मिलकर इस फोन को क्या कर लिया? उठा लिया। तो इन सभी अंगों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया?
समन्वय, अंग्रेजी में इसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसके बाद है जनन। जनन का मतलब होता है जन्म देना। तो प्रत्येक जीव अपने ही समान एक बच्चे को जन्म देता है, जैसे कि मदर एलिफेंट बेबी एलिफेंट को पैदा करता है, मंकी मंकी को पैदा करता है, ह्यूमन ह्यूमन को पैदा करता है, बकरी बकरी को पैदा करता है, चूहा चूहा को पैदा करता है। प्रक्रिया क्या कहलाएगा? जनन कहलाता है ना। तो जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में उसको। आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। उसके बाद है अनुवांशिकता और जैव विकास। अनुवांशिकता क्या होता है कि जो गुण है वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो माता पिता से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण, चले जाना, ये कहलाता है अनुवांशिकता। और इसको अंग्रेजी में हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ध्यान से सुनिए, जैव विकास क्या होता है? जीवों के अंदर होने वाले क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अब जैसे पहले क्या था, आदमी चिंपैंजी के फॉर्म में था, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, आदमी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो हम लोग कहाँ से आए? वी आर इवॉल्व फ्रॉम बंदर मामा, है ना। तो बंदर मामा से हम लोग का क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि विकास हुआ है, ठीक है। तो जीवों के अंदर होने वाले लगातार या क्रमिक विकास को ही क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 में पढ़िएगा। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। हम लोग अपने पर्यावरण से ही घिरे हुए हैं, तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं सभी पर्यावरण के अंदर आती है। सजीव होता है, निर्जीव होता है, यानी कि जैव घटक भी आते हैं, अजैव घटक भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो जैव और अजैव घटक है, यानी कि सजीव और निर्जीव है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। उसी तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। तो बेसिकली डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पारितंत्र के बारे में आपको पर्यावरण में पढ़ाया जाएगा। तो ये था हमारा सिलेबस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। चलिए, अब सिलेबस पढ़ने से पहले मैं कुछ और चीजें बता दूं, है ना। पहले आप बायोलॉजी के बारे में जान लीजिए, फिर हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें क्या होगी? कनेक्टेड होगी। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। आवाज प्रॉपरली आ रही है? हाँ, ठीक है, सब कुछ ओके है। तो आइए जरा सिलेबस के बारे में जानने से पहले, सिलेबस के बारे में जान लिया, अब हम क्या करेंगे? जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जीव विज्ञान को हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। ये जो बायो शब्द है ना, वो बायोस से आया है, और लॉजी शब्द है ना, लॉगस से आया है, ठीक है। तो बायो का मतलब बायोस, लॉजी का मतलब लोगस, है ना। और बायो का मतलब होता है अंग्रेजी में लाइफ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, है ना। तो अगर हम इसका मीनिंग बताएं, क्या बताएं? मीनिंग। तो मीनिंग क्या हुआ? टू स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, जीवन का अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और जीवन किस में पाई जाती है? सजीव में। तो सजीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो जीवन जो है ना वो सजीव के अंदर पाई जाती है, निर्जीव के अंदर नहीं। तो जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, या सजीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता है ना। और जीव विज्ञान के जो पिता है उन्हें जीव विज्ञान के जो पिता है अरिस्टोटल को कहा जाता है ना। तो जीव विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। अंग्रेजी में तो एरिस्टोटल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु कहते हैं। जरा आगे देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें जीव विज्ञान के, है ना, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं और पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और इसी आधार पर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक जंतु विज्ञान है, एक वनस्पति विज्ञान है। जंतु विज्ञान में हम प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, या पौधों के बारे में पढ़ते हैं, या पादप के बारे में पढ़ते हैं। पादप का मतलब ये होता है पौधा। तो पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो आइए जरा देखें, जू का मतलब ये होता है एनिमल। अभी आप जू गए होंगे तो भांति भांति प्रकार का एनिमल देखे होंगे, उन सब का स्टडी, उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीड थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपको टॉपिक पे आना है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा पेशेंस बनाई रखिए। बोर्ड का यहाँ कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीज़ें लिंक है, तो मैं लिंक करके ही पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट टॉपिक पे आगे, डायरेक्ट चैप्टर पे आगे, चीज़ों को लिंक करके पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए पॉइंट पे आते हैं। अब जरा जंतु विज्ञान के बारे में बात करें तो जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और प्राणी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को, ठीक है। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ जो है ना एक शब्द को एक्सप्लेन किया गया, जीव शब्द। अब देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो जीव विज्ञान तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको जीव का एक्चुअल मीनिंग भी नहीं पता होता है ठीक से। तो मैं पहले आपको मीनिंग समझा दूं। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा तरीका अलग होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन अलग होगा, हमारा कंटेंट अलग होगा। बिल्कुल सबसे अलग कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल अलग मिलेगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि ये सारे कंटेंट भी अपने को पढ़ना भी था, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना था। रटी रटाई हुई चीज़ें नहीं चलेगी, एकदम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। आइए ध्यान से देखें। तो हम जीव की बात करते हैं। बायोलॉजी में जीव को ही सजीव कहते हैं। कहते हैं जो सजीव है वही जीव है, और जो जीव है वही सजीव है ना। तो जीव विज्ञान में जो जीव है वही सजीव है, और जो सजीव है वही जीव है। समझ गए ना। तो आइए जीव के बारे में बात करते हैं। जीव को आर विटेकर साहब ने
5 जगत में बांट दिया था, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। उन किंगडम का नाम आपके पीछे लिखा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमिलिया। जरा देखिए ध्यान से क्या क्या नाम लिखा है। मोनेरा, मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। इसका जो आकार होता है ना बहुत छोटा होता है, आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आपको माइक्रोस्कोप की सहायता होगी, और माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था वो हम आगे बताएंगे। जरा ध्यान से देखिए, 3 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो माइक्रो की जगह पे क्या लिख दिया गया, 10 के पावर -6 मीटर। और यहाँ देखिए 5 माइक्रो, तो 5 की जगह पे, माइक्रो की जगह पे क्या लिख दिया गया, 10 के पावर -6। तो 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया का आकार होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अपनी इन आंखों से, झील से, गहरी आंखों से, काली काइलर नैनस से, है ना, ब्लू आई हिप्नोटाइज आप देख नहीं सकते, इतनी छोटी होती है। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, एकदम एकदम बहुत छोटी होती है, आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो मोनेरा के अंदर आया बैक्टीरिया, याद रहेगा क्या। तो जब भी हम जीव की बात करें तो जीव का मतलब बैक्टीरिया भी होता है। चलिए आगे देखें, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में बेटा एकदम खिचड़ी है ये, है ना। जैसे खिचड़ी से याद आया कि एक बार क्या हुआ था, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइन में बता देता हूँ कि हमारी मम्मी एक बार वोट गिराने गई थी, ठीक है। तो वोट गिराने गई थी, तो जैसे सरकारी स्कूल में क्या है लिखा रहता है ना, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, ठीक है। हमारी मम्मी को एकदम शनिवार वाला जो है ना, एकदम जैसे वोट गिरा रही थी उस समय शनिवार में लिखा था कि खिचड़ी चोखा, तो ऊपर का टेबल नहीं पड़ी, उनको दिख गया खिचड़ी चोखा, ठीक है। तो हमारी मम्मी सोची कि भाई स्कूल में तो गलत थोड़े लिखा होता है, बड़े बड़े लोग सोच समझ के लिखते हैं, खिचड़ी चोखा खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पॉइंट ये भी है, अच्छी बात है ना। तो हमारी मम्मी वहाँ से पढ़ के आई, और जब शनिवार हुआ तो हमारी मम्मी खिचड़ी चोखा बना ली, ठीक है। अब खिचड़ी चोखा बना ली, लेकिन शनिवार को क्या होता है कि स्कूल में छुट्टी होता है, तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें शनिवार को सब, हर स्कूल पे तो जनरली सवेरे छुट्टी हो जाता है, ठीक है। तो सवेरे छुट्टी हो जाता है, तो मेरे मन में एकदम ख्याल ही पका था, आज तो सवेरे छुट्टी हो, घर जाएंगे, अपने पसंद का एकदम बनेगा, खाएंगे, एकदम नाचते हुए, बल्ले बल्ले करते हुए घर पहुँच गए, ठीक है। जैसे घर पहुँचे ना तो देखे खाना, जब तो वहाँ था खिचड़ी चोखा, ठीक है। एकदम देखते ही मूड अपसेट हो गया कि क्या क्या बना दिया है कि नहीं। मम्मी अब कुछ बोल नहीं सकते हैं, चलो ये तो एक शनिवार की कहानी है। फिर हम खाना नहीं खाए, तो हमको लगा कि अगला जो शनिवार आएगा उसमें मम्मी जो है ना कुछ इंप्रूव करेगी, ये नहीं बनाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अगले दिन, मतलब अगला संडे जब आया, सैटरडे जब आया, शनिवार जब आया, तो हम स्कूल से छुट्टी हुआ, फिर हम बल्ले बल्ले करते हुए एकदम पहुंच गए घर, ठीक है। जैसे घर पहुंचे फिर देखे खाना, ठीक है, तो वही खिचड़ी चोखा था। ये दूसरा संडे था, फिर हमने मम्मी से विरोध भी जताया, मम्मी से बोला भी कि हम नहीं खाएंगे, रोया धोया जो भी था हमने किया, ठीक है। लेकिन कुछ हुआ नहीं, एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। भाई लड़कों लोगों के साथ नहीं होता, क्या कर सकते हैं, खाना है खाओ, नहीं तो जाओ, यही बात बोल के शांत करा दिया गया। अब जरा देखिए, थोड़ा पर्सनल है लेकिन फिर भी एनीवेज, है ना, आप समझ सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। फिर तीसरा जब सैटरडे आया, ठीक है, तो उस सैटरडे में क्या हुआ कि फिर से वही खिचड़ी चोखा वाली बात हो गई, रिपीट हो गई, ठीक है। अब मेरा दिल टूट गया, ठीक है। अब फिर मैंने ये कंप्लेन बाबूजी को कर दिया, बाबूजी को भी खिचड़ी चोखा ज़्यादा पसंद नहीं था, तो फिर फाइनली जाके हमारा डिश चेंज हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा इस डिश को चेंज कराने के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, खिचड़ी चोखा जैसा ऐसा कुछ है नहीं। हाँ मानते हैं कि इसमें प्रोटिस्टा के अंदर जंतु के जैसे भी जीव पाए जाते हैं, प्राणी ये क्या कहते हैं, पौधे के जैसे भी जीव पाए जाते हैं, दोनों का मिक्सिंग, यानी कुछ ऐसे जंतु, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जंतुओं का गुण भी पाया जाता है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर पौधे या पादप का गुण भी पाया जाता है, लेकिन वो जंतु नहीं है, जंतु के कुछ गुण ही पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उनको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। जैसे प्रोटिस्टा में रखा गया अमीबा को, पैरामीशियम को, डाइनोफ्लैजेलेट को। अब बताइए कि ये किससे इसका गुण मैच करता है, अमीबा का, जंतु से। पैरामीशियम का गुण किससे मैच करता है, जंतु से। जैसे हमारे अंदर एक पोषण की विधि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, ठीक है। अब प्राणी संपोषण की विधि हमारे अंदर भी पाई जाती है और अमीबा के अंदर भी पाई जाती है। बताइए गुण समान हुआ कि नहीं, जंतु के जैसे गुण दिखाई देते हैं। पैरामीशियम के अंदर भी प्राणी संपोषण की विधि दिखाई देती है। तो एक सवाल तो बोर्ड का यही बन जाता है ना, क्लास 10 बिहार बोर्ड का, कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो प्राणी संपोषण विधि पाई जाती है। एक सवाल यही बन गया, है ना। तो मेरे पढ़ाने का यही एक प्लस पॉइंट है कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी और आपको चीजें भारी नहीं लगेगी, और धीरे 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 चीजों को एकदम इतना आसान कर देंगे, इतना मक्खन बना देंगे, आपको लगेगा कि पूरा साइंस बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ईजी है मेरे भाई। चलिए आगे देखें। डाइनोफ्लैजेलेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें पौधे के जैसा गुण पाया जाता है, क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, मुझे एक चीज आप लोगों से ये कहना है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में, ठीक है, अच्छा लगता है, तो बस आप इतना मदद कर दीजिएगा कि लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं और यही मदद चाहते हैं, इसके अलावा आपसे कोई मदद नहीं चाहते, ठीक है। तो ये मदद जरूर आप करिएगा। चलिए आगे देखें। फंजाई, फंजाई को हम हिंदी में कवक कहते हैं, ठीक है। कवक जो है ना, ध्यान से सुनिए,
ये जो कवक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना है किसके अंदर, श्वसन के अंदर पढ़ना है। ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना है जनन के अंदर। तो पहले आप जान लीजिए कि जीव है कि नहीं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांटी में आ गया पौधा, पौधा को तो हम डिटेल में अभी आगे समझाएंगे, ठीक है। और एनिमिलिया में आ गया जंतु, इसको भी हम डिटेल में आगे समझाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये बेसिकली जीव का मतलब है। तो जीव का मतलब क्या, जीव का मतलब मोनेरा यानी बैक्टीरिया, जीव का मतलब क्या अमीबा, पैरामीशियम, जीव का मतलब क्या ईस्ट, जीव का मतलब क्या पौधा, जीव का मतलब क्या जंतु, समझ गए ना। तो जब भी मैं जीव शब्द का जिक्र करूंगा, ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ गई, ये तीनों चीजें आ गई। अगर मैं मोटे तौर पे कहूंगा तो जीव के अंदर क्या क्या आता है, देखो ध्यान से, जीव के अंदर क्या क्या आता है, जीव के अंदर आता है जंतु, जीव के अंदर क्या आता है जंतु, ठीक है, जीव के अंदर आता है पौधा, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे भैया दो है, ठीक है, जंतु और पौधा। लेकिन क्लास 10th के बायोलॉजी में कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में भी बात किया गया है। तो आप सूक्ष्म जीव को भी क्या माने, जीव माने, नाम में ही जीव लिखा है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, अंग्रेजी में से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो नाम में ही सूक्ष्म जीव लिखा है, तो समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, दूसरी बात, जंतु का मतलब क्या, जंतु का मतलब देखिए, जंतु का मतलब हो गया पॉरीफेरा, जिससे जंतु का मतलब हो गया साइको, क्या कहते हैं स्पंज, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। आप और भी नाम जानते होंगे, ये जो कॉकरोच है, तिलचट्टा है, इसके अलावा बेटा तितली है ना, बिच्छू है, ये सारी चीजें क्या है जंतु है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, बैल, सब सब क्या है जंतु है, जंतु, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, प्राणी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज सुनिए, क्या मनुष्य जंतु के कैटेगरी में आता है कि नहीं, है ना, क्या मनुष्य जंतु के कैटेगरी में आता है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, कि हम जंतु नहीं है ना, हम जंतु नहीं है, जानवर नहीं है, या तो जंतु बोलिए, या तो प्राणी बोलिए, या तो जानवर बोलिए, ठीक है। तो आप सब जानवर हैं क्या, क्या आप भी जानवर हैं, है ना। देखो भैया, तुम जानवर हो, हम एनिमल है, बस, है ना। इसी को अंग्रेजी में हम एनिमल कहते हैं। तो तुम जानवर हो और हम एनिमल हैं। गलती से हिंदी में कोई किसी को बोल देना कि तुम जानवर हो, हिंसक हो जाता है आदमी, मारपीट करने पर उतर जाता है। लेकिन अंग्रेजी में बोले यू आर ए एनिमल, है ना, यू आर ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। अब अंग्रेजी में वही बात कहा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में कह दिया जानवर हो तो मारपीट पर उतर जाता है। इतना ही नहीं, तुम शेर हो, अगर कह दिया कि शेर हो, है ना, तो भैया शेर भी तो जानवर है, तो अल्टीमेटली तुम्हें जानवर ही बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन शेर बोले तो अच्छा है, जानवर बोले तो खराब है, जानवर बोले तो खराब है। अच्छा वो छोड़ो, है ना, अगर इसको एनिमल बोल दे अंग्रेजी में तो ठीक है, हिंदी में बोले तो गड़बड़ है। अच्छा कोई बात नहीं, मनुष्य जो है ना एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को भी हम जंतु ही मानते हैं, प्राणी ही मानते हैं, जानवर ही मानते हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों से पूछा कि तुम जंतु हो, ये क्या तुम जानवर हो कि मनुष्य हो, तो कहता हम मनुष्य जानवर नहीं है ना। तो लोगों को लगता है कि मनुष्य अलग चीज है और जानवर अलग चीज है। बेटा हम लोग जानवर के कैटेगरी में ही आते हैं। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप अपना कंपैरिजन बैल से कर सकते हैं, ठीक है, मेरा मत करिएगा, खुद का करिए। बैल में देखिए आंख है, आपके पास भी आंख है, बैल के पास भी ब्रेन होता है, आपके पास भी ब्रेन है। हम अपना कंपैरिजन शेर से करेंगे, ठीक है, देखिए कैसे, है ना। जैसे कि शेर के पास भी आंख है, हमारे पास भी आंख है, शेर के पास भी हृदय है, हमारे पास भी हृदय है, हाँ उसके पास भी दिल है, हमारे पास भी दिल है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों जंतु कहलाते हैं, क्यों जानवर कहलाते हैं, क्योंकि हमारा गुण जंतु और जानवर से मिलता जुलता है, ठीक है। हाँ लेकिन हम लोग उच्च वर्गीय जीव है, उच्च वर्गीय जंतु हैं, निम्न वर्गीय जंतु भी होती है, उच्च वर्गीय जंतु भी होती है, ठीक है। आइए, तो ये हो गया जीव का सिंपल सा मीनिंग, ठीक है। आइए जरा पौधे के बारे में जान लेते हैं। जब हम पौधा कहेंगे तो उसका क्या मीनिंग होता है, जब हम पौधा कह दिए तो पौधे का क्या मीनिंग होता है। पौधे को भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एकदम क्लियर नाम है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल। ऊपर एक चित्र भी दिखाया गया है, ये जो चित्र है उसमें आपको शैवाल को दिखाया गया। शैवाल जो है ना समंदर में, हरा रंग का है, देख रहे हैं आप, समंदर में एक थैले के जैसा फैला होता है, इसीलिए इसको थैलोफाइटा भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हरे रंग का होता है, अलग अलग रंग का भी होता है, ठीक है। तो ये जो हरे रंग का है वो समंदर में ऊपर फैला हुआ है, तो इसी को बोलते हैं शैवाल। इसमें ना आपको जड़ दिखेगा, ना पत्ती दिखेगा, ना तना दिखेगा। जनरली हम लोग पौधा कैसा देखते हैं, जब भी हम पौधे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि पौधा ऐसा होगा जिसमें पत्ती होगी, पौधा ऐसा होगा जिसमें जड़ होगा, ठीक है, जड़ होगा जिसमें पत्ती होगी, और पौधा ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, तना होगा। ध्यान से सुनिए, जिसमें क्या होगा, तना होगा, है ना। ये सारी चीज हम लोग इमेजिन करते हैं। अब पौधे के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जाकर आपको पढ़ना है पौधों में पोषण, ठीक है। अब पौधों में पोषण पढ़ना है, लेकिन आपको पौधा के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे पढ़िएगा आप, ठीक है। इसलिए भरोसा बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए कि जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा और अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए आगे,
तो शैवाल की बात करते हैं, शैवाल में आ गया स्पाइरोगैरा। बेटा ये स्पाइरोगैरा शब्द अभी याद कर लीजिए, आपको कहाँ काम में आएगा, चैप्टर नंबर 6 जनन में काम में आएगा। ठीक है, स्पाइरोगैरा के अंदर आपको एक जनन की विधि पाई जाती है जिसको कहते हैं खंडन, वहां भी आपको पढ़ाएंगे और यहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो आपके काम की चीज है। ठीक है, उसके अलावा बेटा क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, ये सभी शैवाल के अंदर आता है। उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर आता है मॉस। ठीक है, जहां जहां मैंने स्टार लगा दिया वो आपके काम का है। ठीक है, और जहां मैंने स्टार नहीं लगाया वो आपके काम का तो है, लेकिन आगे काम में आएगा, क्लास 10th में काम में नहीं आएगा। क्लास 10th में जो जो चीजें काम में आएगी मैं वहां स्टार भी लगा दूंगा। ठीक है, तो कुछ चीजें आगे के लिए पढ़ाई जा रही है और मैक्सिमम चीजें आपकी क्लास 10th के लिए पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर हम मॉस की बात करें तो मॉस देख रहे हैं आप क्या पहाड़ों पे होता है, इसमें भी रूट जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। उसके बाद देख लीजिए लिवर वर्ड, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, पत्ती के जैसी संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल फर्न है, चित्र आप देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में आपका पाइनस है और साइकस है, ये दो एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से हम लोग घिरे हुए हैं, हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं सभी के सभी क्या एंजियोस्पर्म। एनजीओ वर्ड का मतलब ये होता है फूल, तो ऐसे पौधे जिनमें फूल पाया जाता है ना, कहते हैं फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरे जनाब का, तो जिनके अंदर फूल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। कहा जाता है फूलों से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है बच्चों, है ना। जैसे मान लो किसी की पत्नी रूठ के मायके चली गई, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, फूलों का गुलदस्ता ले लीजिए, उस पर कुछ लिखा होता है सॉरी प्रिय प्रियतम जो भी लिखा होता है, ठीक है, सॉरी डार्लिंग, आजकल अंग्रेजी में लोग बोलते हैं सॉरी डार्लिंग, ठीक है, लिख पहुंच जाते हैं लोग, है कि नहीं एकदम। फिर उसके बाद वो ससुराल पहुंचते हैं, दबा के साले वाले साले साहब जो भी लोग होते हैं एकदम दबा के कूटा जाता है, फिर मन अच्छा हो जाता है, फिर आ जाता है वहां से, है कि नहीं। तो अगर पत्नी को मनाना हो तो फूल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई मर गया तो वहाँ फूल लेके जाइए, ठीक है। तो बहुत जगहों पे फूल का हमारा क्या कहते हैं योगदान होता है। तो फूलों से हम लोग इमोशनल जुड़े हुए, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, समझ गया ना। फूल पर तो गाना भी बनाया है कि नहीं, गाना गा भी सकते हैं आप। आइए आम की बात करते हैं, सेब कटहल केला जो भी है देख रहे हो तुम, चावल मक्का गुलाब। तो गुलाब तो आपका फेवरेट होगा, है कि नहीं, गुलाब समझ रहा है ना, गुलाब खाब, है ना, पता नहीं क्या क्या, सूर्यमुखी आदि, ठीक है, ये सभी के सभी पौधे हैं। तो जब भी मैं पौधे की बात करूंगा तो ये सारी चीजें किसके अंदर है, पौधे के अंदर ही है, समझ गए। उसके बाद आइए, है ना, अच्छा उसके बाद आ गया बेटा जंतु। जंतु को याद करने का हमने क्या क्या तरीका बनाया है, ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है प्यारे प्यारे चाचा। ट्रिक क्या है, प्यारे प्यारे चाचा, आप देख भी सकते हैं, पीछे रीड भी कर लीजिएगा। प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, इतना हमको चाहे। अब देखो जंतु को 12 किंगडम में डिवाइड किया गया, वैसे 11 किंगडम ही दिया होगा, एक किंगडम एक्स्ट्रा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो जंतु को 12 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, 12 जगत में बांट दिया गया है। अब ये जो जगत है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है ना। जब हम चीजों को बांटते हैं तो बड़े बड़े लेवल पे बांटते हैं, ठीक है, तो वर्गीकरण की बड़ी इकाई को जगत कहते हैं। और इन 12 जगत में पूरे जंतु को क्या किया गया है, बांट दिया गया है। तो आइए हम जंतु की अगर बात करें तो जंतु को बांटा गया है, देखिए, है ना। ट्रिक क्या था, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, इतना हमको चाहे। पीस का मतलब पॉरीफेरा प्रोटोजोआ, टी का मतलब पॉरीफेरा, सी का मतलब सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। पी का मतलब प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अब देखिए क्या ये 10th एग्जाम में आएगा क्या, नहीं, ये 10th एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके कुछ एप्लीकेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल आपके 10th क्लास में आते हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। जरा देखिए, आइए अगले स्लाइड पे जब आएंगे तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। स्टार पहले से हमने लगा रखा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 2 एग्जाम्पल आपके अमीबा पैरामीशियम के बारे में जरूर पढ़ना, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आगे, ठीक है। उसके बाद पॉरीफेरा में बेटा साइकोन आता है, साइफा आता है, साइकोन या साइफा बोलते हैं, या स्पॉन्जिला आता है। ये तुम्हारे क्लास 10th में आएगा कि भाई इन सब जीवों के अंदर शोषण कैसे होता है, तो पूरे शरीर से होता है, यानी शरीर की सतह से होता है, ठीक है। तो पूरे शरीर की सतह से शोषण होता है, ये बस इतना आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जरा आगे देखिए, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे तो सिलेंट्रेटा में एक एग्जांपल है हाइड्रा। अब हाइड्रा के अंदर जनन जो है ना 6ठे चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो आप मुझे बस आप ही बता दीजिए कि अगर ये चीजें कनेक्टेड है तो क्या मैं एक्सप्लेन करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं तकरीबन 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो जो भी चीजें काम में आएगी वो मैं आपको पहले ही पढ़ा दूंगा, ताकि आगे वो चीजें आपको तकलीफ ना दे। उसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा का एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया, मैंने स्टार नहीं लगाया तो समझ जाइए आप, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस में आ गया फीता किरमी, जिसको हम टीनिया बोलते हैं, ये भी आपके काम में आएगा, ठीक है। आइए जरा देखें, उसके बाद एस्केलमिन्थिस में आ गया गोल किरमी, एस्केरिस वगैरह हो गया, है ना, उचरेरिया आ गया, ये सभी एग्जाम्पल आपके काम में आएंगे। एनेलिडा में 2 एग्जाम्पल है, केचुआ और जोंक। ये जो केचुआ है ना, इसके बारे में जरूर आएगा। केचुआ जो है ना बेसिकली क्या है,
किसानों का मित्र कहलाता है ना, ये तो जानते ही जानते हैं। साथ ही साथ केंचुआ में जो शोषण होता है वो त्वचा के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, ठीक है, ये एक कम बात काम की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जोंक, ठीक है, ये जो जोंक है ना वो इसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है जब आप अलग अलग रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए मोलस्का में आ गया घोंगा, ये आपके काम का। ऑक्टोपस एग्जाम्पल में नहीं आएगा, घोंगा जरूर काम में आएगा। इसमें यह पूछा जाता है कि किस प्रकार का इसमें क्या है, परिवहन तंत्र है, खुला परिवहन तंत्र है या बंद परिवहन तंत्र है, तो आपको ये परिवहन तंत्र में इसके काम आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल हो गया तारा मछली। हेमिकॉर्डेटा को बोलते हैं अर्धरज्जुकी, जिसमें आता है ब्लेनोग्लोसस। उसके बाद कॉर्डेटा जिसको बोलते हैं रज्जुकी, उसमें क्या नहीं आता, सभी है ना, जैसे मछली आ गया, मेढक आ गया, सर्प आ गया, पक्षी हो गया, बंदर हो गया, सभी आ गए इसके अंदर, ठीक है। इनके अंदर जो क्लासेज आते हैं उनको याद करने का तरीका है परम 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 सुंदरी, ठीक है। पी से पाइसेज, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टाइल्स, ठीक है, ए से एबीज और एम से मेमल्स, ठीक है। अब देखिए पाइसेज का मतलब होता है मत्स्य वर्ग, मछली जिसमें आती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। एम्फीबिया उभयचर वर्ग, ठीक है, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उभयचर वर्ग, ठीक है। रेप्टाइल सरीसृप वर्ग, सांप वगैरह आते हैं इसके अंदर, ठीक है, सरीसृप वर्ग। एबीज मतलब पक्षी, है ना, पक्षी। ये जो है ना मेमल्स मतलब स्तनधारी। अब जितने भी स्तनधारी है उनके अंदर आपको एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं या फिर बोलते हैं स्तन ग्रंथि, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद आगे देखिए, हाँ उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ध्यान से सुन लीजिए कि अब यहां तक हमने क्या क्या सीखा। यहां तक हमने जीवों के बारे में सीखा कि जीव का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और जीव को ही हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो जिन जिन एग्जाम्पल्स में मैंने क्या किया है, स्टार लगा दिया है, वो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और उनको आप अच्छे से क्या करिएगा, याद करिएगा। एक बार हम समय देख लेते हैं, तो अभी रात के बज गए हैं 1:30, ठीक है, लेकिन एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, आगे भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली हम चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि फिर अगले क्लास में हम चैप्टर शुरू कर देंगे, क्योंकि आज मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया और कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जीव का मीनिंग बताया, ठीक है। तो आइए जीव का मीनिंग समझते समझते हम पहुँच गए सजीव के ऊपर। जो जीव है उसी को क्या बोलते हैं, सजीव। तो आइए सजीव किसको बोलते हैं, निर्जीव किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सजीव किसको बोलते हैं, निर्जीव किसको बोलते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो जो जीव है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव, ठीक है। तो सजीव किसको बोलते हैं, जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ हो, उसे लिविंग कहते हैं, ठीक है। सजीव को अंग्रेजी में बोलते हैं लिविंग, ठीक है, या लिविंग बिंग्स भी बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर लाइफ हो, जिनके अंदर जीवन हो, है ना, जिनके अंदर जीवन हो, उसी को क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। जो जिंदा है, ठीक है, उसी को सजीव कहा जाता है। अब हमें कैसे पता होगा कि कोई जीव सजीव है या सजीव नहीं है, तो सजीव बताने के लिए या सजीव होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ आधारभूत गुण है, ठीक है, कुछ निर्धारित पैमाना है, ये कुछ पैमाना है, कुछ गुण है, उनके आधार पर क्या किया जाता है, कहा जाता है कि भैया कि ये पदार्थ सजीव है या नहीं। तो कोई सजीव है या निर्जीव है, इसके क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, तो इनके कुछ गुण है, तो कुछ गुणों के आधार पर क्या कहा जाता है, सजीव। देखिए, तो पहला गुण है बेटा, ध्यान से सुनो, वृद्धि, ठीक है। पहला गुण क्या है, सजीव के वृद्धि। तो यहां मैं लिख देता हूं सजीव के गुण, है ना, सजीव के गुण। पहली बात ध्यान से सुन लो, तो 2 नंबर का सवाल यही आता है, इसी टॉपिक से 2 नंबर का सवाल आया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क का सवाल आया हुआ है, 2 नंबर का सवाल पूछा हुआ, सजीव के गुण बता दीजिए, सजीव के 4 लक्षण के बारे में बता दीजिए। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया ये सवाल आया हुआ है 2 नंबर में, ठीक है। सबसे पहला सजीव का गुण होता है वृद्धि, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा इसका सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, ये पहला क्या कहते हैं, गुण बता दिया। दूसरा गुण क्या है, ध्यान से सुनिए, दूसरा गुण है उपापचयी प्रक्रिया या जनन, लिख लीजिए। दूसरा गुण है जनन। जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन, तो हम जनन को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तीसरा जो गुण है, ठीक है, वह है संवेदनशीलता, है ना, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है, ये संवेदनशीलता। चौथा जो गुण है, ठीक है, वो है एक मिनट, उपापचय प्रक्रिया। चीजों को सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है, उपापचय प्रक्रिया, ठीक है। तो चौथा गुण क्या, उपापचय प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब जब क्लास
10th का बायोलॉजी उल्टाइएगा, पहले पेज पे ही मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद 5वां है कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ध्यान से सुनिए, ये सभी के सभी कुछ ऐसे गुण हैं जिन गुणों के आधार पर हम कहते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। जैसे ये वृद्धि है ना, जनन है, उसके बाद संवेदनशीलता है, उपापचय प्रक्रिया और कोशिकीय संरचना है, ये सभी गुण, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब ये मत बोला कि पोषण, शोषण, वृद्धि ये सब एक ही साथ होगा। हमने उपापचय प्रक्रिया कह दिया तो उसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन सब आ गया उसके अंदर, तो उपापचय प्रक्रिया में सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो अलग से उसको हम नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ कहेंगे गति होता है, कुछ कहेंगे भाई प्रचलन होता है, वो सब भी होता है, सब लिख दें, कहोगे तो हम सारे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ये 5 लिखा, वो मेन है, ठीक है, वो क्या है, मेन है। तो कुछ लोग गति बोलते हैं, प्रचलन बोलते हैं, वो भी सही है, मृत्यु, डेथ, है ना, तो जो जिंदा है उसी की मृत्यु होगी ना, तो वो भी सजीव के गुण है। जितने भी जीव है ना वो एक खास उम्र के बाद मर जाते हैं, वो भी गुण है, ठीक है। तो आइए ये 5 गुणों के बारे में, क्योंकि क्लास 11th में जब जाइएगा तो ये 5 गुण के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका काम भी हो जाए, ठीक है, और आगे का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो जाए, ठीक है। तो दोनों साथ में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने वृद्धि के बारे में बताया, ठीक है। तो सजीव के इन 5 गुणों को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वृद्धि, जनन, संवेदनशीलता, इन्हीं सभी गुणों के आधार पर कहते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। सबसे पहले वृद्धि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वृद्धि क्या है, जिसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि एक प्रकार का चेंज है, परिवर्तन है, ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा लौटा नहीं सकते, एक बार हो गया तो हो गया। तो वृद्धि क्या है, परिवर्तन है ना, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ध्यान से सुनिएगा, तो वृद्धि क्या है, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, जिसमें क्या होता है, किसी जीव का या तो संख्या बढ़ जाता है या तो क्या बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा परिवर्तन जिनके अंदर किसी जीव का संख्या का बढ़ना, या संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, ठीक है, आकार बढ़ जाता है। ये 2 गुण है, ये 2 गुण है ना, ये 2 गुण है किसके, वृद्धि के। अगर कहीं आकार बढ़ रहा है तो बोल देना हाँ भाई ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। कहीं संख्या बढ़ रही है तो भी क्या होगा, वृद्धि होगा। अब ध्यान से सुनो, तुम बहुत छोटे थे, अब तुम छोटे से क्या हो गए, बड़े हो गए हो, तो ये क्या है, तुम्हारा वृद्धि है, आकार बढ़ गया तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपके अकाउंट में 50 रुपए थे, ठीक है, अचानक से 5 लाख हो जाए, तो क्या संख्या बढ़ा कि नहीं, तो इसे वृद्धि कहोगे कि नहीं कहोगे, बिल्कुल कहोगे। सर अकाउंट में पैसा आया और वृद्धि नहीं मानेंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल वृद्धि मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक वाला एग्जाम्पल तो क्लास में आएगा नहीं ना। ये देखो कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ठीक है। ये जो कोशिका है, सबसे पहले क्या होता है कि इसका आकार बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आकार। आप देख रहे हैं कि इसमें केंद्रक था, ये केंद्रक का भी आकार बढ़ गया। इसमें ये क्या था, कोशिका द्रव था, तो कोशिका द्रव की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं क्या बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आकार बढ़ना, आकार बढ़ गया, ठीक है। अब आकार बढ़ने का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिए। आकार बढ़ना, आकार कब बढ़ता है, जब पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा था अब ये बड़ा हो गया, इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो आकार बढ़ने का मतलब एक ये भी है कि द्रव्यमान बढ़ गया, है ना। द्रव्यमान किसको बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। अगर पदार्थ की मात्रा बढ़ गई तो हम कहेंगे द्रव्यमान भी बढ़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ वृद्धि को समझने वाले हैं तो वृद्धि एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिनमें आकार बढ़ता है और संख्या बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोशिका है, कोशिका का द्रव्यमान बढ़ गया, आकार बढ़ गया, ये भी क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है, मतलब इसके अंदर वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ये जो कोशिका है ये इस तरीके से विभाजित हो गई, ठीक है, और 2 कोशिका में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ये 2 कोशिका में विभाजित हो गई, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, यहाँ क्या हुआ है, संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। तो संख्या का बढ़ना भी क्या है, वृद्धि कहलाता है। संख्या का बढ़ना भी क्या है, वृद्धि है, और आकार का बढ़ना भी क्या है, वृद्धि है। आकार का बढ़ना मतलब पदार्थ की मात्रा का बढ़ना, और पदार्थ की मात्रा का बढ़ना का मतलब क्या, द्रव्यमान का बढ़ना। तो यहाँ मैंने क्या किया है, वृद्धि को समझाया है। तो सजीव का एक गुण ये भी होता है कि वो वृद्धि करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, उनका आकार बढ़ता है। अब जानते हैं कि अभी भारत नंबर 1 पोजीशन पे है जनसंख्या के मामले में, तो आप जानते हैं संख्या बढ़ गया, वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन ये वृद्धि हमारे लिए नुकसानदायक है कि नहीं, समझ रहे हो तुम, है ना। अगर कोई बगल में पैदा हो रहा है तो बेरोजगार पैदा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे लिए बेरोजगारी पैदा करेगा, इसलिए कहीं कोई पैदा होता है तो रोक दो, है ना। सर हम कैसे रोकें। आइए जनन की बात करते हैं।
अगर हम जनन की बात करें ना बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि हो सकता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, ठीक है। वही मैं टाइम देख रहा था उस समय, कितना टाइम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा आप कंप्लीट करा देता हूँ, 1 घंटे तक जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जनन की बात करें तो जनन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का री का मतलब होता है रिपीट, री का मतलब होता है रिपीट, प्रोडक्शन मतलब जन्म देना, या जनन का सिंपल सा मतलब होता है जन्म देना, ठीक है, जन्म देना। जन्म देने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो कोई भी जीव अगर अपने ही समान किसी नए जीव को उत्पन्न कर रहा है तो उसे जनन कहते हैं, ठीक है। और जनन करने की 2 विधि है ना, कितनी विधि है, 2 ही तरीका है पैदा करने के। वैसे आगे जाकर पढ़ोगे तो 3 तरीका भी आपको बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, हटा दीजिए, उतना डिटेल में नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे जनन की 2 विधि है, ठीक है। एक होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है बेटा हमारे पास लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ध्यान से देखना, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान से देखो, हमने कहा भैया असेक्सुअल, हमने क्या कह दिया, सेक्सुअल कह दिया, ठीक है। अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये जनन की ऐसी विधि है जिसमें कोई एक जीव ही क्या करता है, किसी नए जीव का निर्माण करता है, चाहे वो नर हो या मादा। अब देखो, ये जो अलैंगिक जनन है वो बेसिकली होता है एक कोशिकीय जीवों में, या क्या बोलते हैं, निम्न वर्गीय जीवों में, जिनके अंदर उत्तक नहीं पाया जाता, जिनके अंदर अंग वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी लिंग का निर्धारण अंग के आधार पर किया गया है, ठीक है। कौन से अंग, जनन अंग के आधार पर, सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। अब किसी के पास मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि नर जनन अंग है तो नर है, मादा जनन अंग है तो मादा है। तो नर और मादा का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो अंतर स्पष्ट करते हैं, हम कैसे करते हैं, अंग के आधार पे करते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है बेसिकली वो एक कोशिकीय जीवों में हो रहा है या निम्न वर्गीय जीवों में हो रहा है, तो उसमें अंग नहीं पाए जाते, तो हम कह सकते हैं कि भैया वहां नर मादा का कोई मीनिंग है नहीं, कोई एक जीव ही क्या करता है, किसी नए जीव का निर्माण कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ अमीबा, है ना, अमीबा, अमीबा क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। अमीबा के अंदर जो अलैंगिक जनन पाई जाती है उसे कहते हैं द्विखंडन, है ना। आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं आपको फिर बता दूं, ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है कि आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन और कर देंगे, जितना एक्सप्लेनेशन करेंगे उतना ज़्यादा टॉपिक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन आप घबराइए मत, पूरी चीजें एकदम बारीकी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एकदम बेसिक से चीज़ों को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम यहाँ याद रखेंगे, बस ये केवल याद रखना है कि अमीबा में द्विखंडन होता है। द्वि का मतलब होता है 2, खंडन मतलब होता है टूटना। जैसे देखो अमीबा है ये, ठीक है, ये जनक अमीबा है, जनक अमीबा, ठीक है। इस अमीबा के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली वगैरह कहते हैं। चलिए, ये कोशिका द्रव है और ये केंद्रक है। इस अमीबा का सबसे पहले क्या होता है बेटा, ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब आप समझ रहे होंगे, वृद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से वृद्धि, केंद्रक का आकार बढ़ गया, कोशिका द्रव का आकार बढ़ गया, मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या दिखा रही है, वृद्धि को दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है, अमीबा के अंदर वृद्धि होगा। अब कोई भी जो जीव विभाजित होता है तो उसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी चीज को क्या करूं, 1 मिनट, थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप घबराइएगा नहीं, पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, इसकी वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद क्या होगा इसके अंदर, है ना, केंद्रक का विभाजन होगा। इसका विभाजन होगा केंद्रक का। तो इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, है ना, अमीबा के अंदर केंद्रक का विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो ये केंद्रक यहाँ भी विभाजित हो गया, एक केंद्रक यहाँ विभाजित हो गया, ठीक है। अभी कोशिका द्रव का विभाजन नहीं हुआ, तो केंद्रक का विभाजन हुआ। तो यहाँ क्या दिखाया गया, केंद्रक का विभाजन, यहाँ दिखाया गया केंद्रक का विभाजन। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, है ना, कैरियोकाइनेसिस। ध्यान से सुनना, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक और काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। उसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, उसके बाद अमीबा के अंदर होगा कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है। और इस तरीके से अमीबा का क्या हो गया, कोशिका द्रव का विभाजन हो गया, और इस तरीके से 2 संतति अमीबा बना है। यहाँ से ये टूटेगा, टूटेगा, ठीक है, कोशिका द्रव का विभाजन होगा, और फिर ये यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोशिका झिल्ली लचीली होती है, वो टूट सकती है यहाँ से, और यहाँ से टूटकर इस तरीके से एक अमीबा इधर बन गया और एक अमीबा इधर बन गया। तो आपने क्या देखा, एक जनक, ये जनक अमीबा था, ठीक है, एक जीव से, है ना, एक जीव से, है ना, नए जीव का निर्माण हो रहा है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे,
जनन कहेंगे, ठीक है। तो जनन जो है ना बेसिकली अगर एक जीव से हो रहा है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई एक जीव ही क्या करे, किसी नए जीव का निर्माण कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए आइए लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लैंगिक जनन में बेटा ध्यान से देखो, लैंगिक जनन बहुत आसान है, समझना ध्यान से। ये नर है, ये मादा है, ठीक है, नर और मादा। तो जनन की ऐसी विधि जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर किसी नए जीव का निर्माण करते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। नर में एक अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वृषण, है ना, टेस्टिस, टेस्टिस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, वृषण कहते हैं। देखो वृषण क्या होता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक अंडाकार संरचना होती है, ठीक है, एक थैलीनुमा में। तो एक थैलीनुमा संरचना होती है कमर के क्षेत्र में, और उसमें दो गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण। और ये नर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये वृषण है और ये वृषण कोष है, एक थैलीनुमा संरचना, वृषण कोष, तो अंग्रेजी में हम स्क्रोटम भी कहते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। चलिए आगे। मादा में जो है ना, ध्यान से सुनिए, मादा में पाई जाती है अंडा से। तो मादा में क्या पाया जाता है, अंडा से, ठीक है, ध्यान से देखना, मादा में पाया जाता है अंडा से। अब ये जो वृषण है इसमें क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। नर युग्मक को हम शुक्राणु भी कहते हैं, कहीं आपने कहीं पढ़ा होगा साइंस वाइंस में, क्लास 9th में, तो आपको याद होगा, ठीक है। और अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं मादा युग्मक, ठीक है। किस तरीके से लैंगिक जनन होता है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस तरीके से लैंगिक जनन होता है वो आप देख लीजिए यहाँ, ठीक है, किस तरीके से लैंगिक जनन होता है वो देख लीजिए, ठीक है। मादा युग्मक। अब देखो ये जो पूंछ वाली कोशिका है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, नर युग्मक, और ये जो गोलाकार कोशिका है इसे क्या कहेंगे, मादा युग्मक, ठीक है। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, जब ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये आ गया आपका 2 नंबर का। तो निषेचन क्या है, ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक है, ये दोनों का मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद युग्म नज का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको अंग्रेजी में हम जायगोट भी कहते हैं, ठीक है। और युग्मनज से फिर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको बता दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में कोई 2 जीव ही क्या कर सकता है, किसी नए जीव को पैदा कर सकता है। क्या अकेले नरेंद्र मोदी किसी नए जीव को पैदा कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 जीवों का होना आवश्यक है। ये था हमारे जनन के बारे में, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा पेशेंस और रखिए, ठीक है। जनन के कुछ विधियों के बारे में मैं आपको बता दूं, या अलैंगिक जनन के बारे में आपको कुछ बता दूं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, ये चीज मैं पहले पढ़ा रहा हूं। क्यों पहले पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से कई सारा ऑब्जेक्टिव आपका डील हो जाएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, ठीक है, ये द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। उसके बाद होता है बेटा मुकुलन, बडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन, अपखंडन। उसके बाद होता है बीजाणु जनन, ठीक है। उसके बाद होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब ये जितने भी एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, द्विखंडन को बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन वर्ड यहाँ लिखा है ना, फिजन का मतलब होता है टूटना। एक वर्ड होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो फ्यूजन का मतलब हो गया जुड़ना, यहाँ फिजन लिखा है तो फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, इसका मतलब हो गया टूटना। टूट तो हमारा दिल भी गया था। आइए, मुकुलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जरा मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये जो द्विखंडन है उनके वो किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर, ठीक है, और किसके अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर ये क्या होता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है जनन के दौरान, इसी को बोलते हैं द्विखंडन। अगर हम मुकुलन की बात करें, ठीक है, तो ये होता है हाइड्रा के अंदर, याद रखना, हाइड्रा के अंदर डायरेक्ट एग्जाम में आता है ये।
सारे इंपॉर्टेंट है ना, मैं स्टार ही लगा दूंगा, जो भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ऊपर में लिख दिया इंपॉर्टेंट, समझ जाने ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रा हो गया, हाइड्रा के अलावा ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट क्या एक प्रकार का कोशिकीय जीव है और हाइड्रा क्या बहुकोशिकीय जीव है, सिलिंट्रेटा का मेंबर था, ठीक है। अब खंडन में आ गया स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा याद आ रहा है मैं कहाँ कहाँ यूज में आएगा ये देख रहे हो तुम, इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ा है। बीजाणु जनन में आ गया राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, या ब्रेड मोल्ड भी इसके अंदर आता है। कायिक प्रवर्धन में आ गया है ना पौधे, है ना, पौधे का जड़ होता है, तना होता है, ठीक है, तना होता है और पत्ती, तो जड़ तना पत्ती से क्या होता है, इन तीनों से एक नए पौधे का निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, है ना, द्विखंडन में दो हिस्सों में टूट जाएगा। मुकुलन में क्या होता है कि सबसे पहले ये हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा में ये देखो इस तरीके से चीजें, क्वेश्चन यहाँ भी याद आ गया मुझे कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, और हाइड्रा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ये है स्पर्शक, स्पर्शक, ठीक है, टेंटिकल्स बोलते हैं, इनके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। जरा देखो यहाँ इस हाइड्रा के शरीर पे सबसे पहले क्या बनता है, बर्ड बनता है, बर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में मुकुल, हिंदी में बोलते हैं मुकुल को, बर्ड से बना है इसलिए नाम दिया गया बडिंग। मुकुल क्या होता है, शरीर के बाहर कोशिका वृद्धि कर जाती है, तो शरीर के जो बाहर कोशिकाओं का ग्रोथ है, कोशिका की जो वृद्धि है, उसी को हम मुकुल कहते हैं। और ये जो मुकुल है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, और विकसित होकर एक नए हाइड्रा में क्या हो जाता है, परिवर्तित, और फाइनली अपने जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन अभी पूरा डिटेल में नहीं दिया है, बस केवल और केवल नाम समझाया है, इसका मीनिंग समझ के रखिए, आगे काम में आएगा, ठीक है। अब खंडन, खंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, तो ये जो जीव होता है स्पाइरोगैरा, वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए स्पाइरोगैरा है ये, ठीक है, और स्पाइरोगैरा इस तरीके से दो हिस्सों में टूट गया, और जितने खंड बनेंगे, है ना, जितना फ्रेगमेंट बनेगा, जितना हिस्सा बनेगा, उससे क्या होगा, एक नया स्पाइरोगैरा, एक नया स्पाइरोगैरा बनेगा, इससे भी बनेगा, दोनों से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के जो जनन होते हैं उसको खंडन कहते हैं। दुनिया का सबसे आसान है, टूट गया दो हिस्सों में विभाजित हो गया, नया जीव बन गया, ठीक है। उसके बाद बीजाणु जनन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोर होता है, बीजाणु होता है, उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। कायिक प्रवर्धन में जड़ तना पत्ती से एक नए जीव का निर्माण होता है। चलिए, ये था हमारा बेसिकली जनन के बारे में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। तो जनन के बारे में समझ चुके हैं, अभी भी 10 मिनट बाकी है 1 घंटा होने में, ठीक है। तो आइए जरा हम और आगे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। संवेदनशीलता में क्या पढ़ना था कि हम अपने बाह्य वातावरण के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी गर्मी लग रही है, तो आपको जैसे बाहर का तापमान बढ़ गया तो आपको गर्मी लगेगी, बाहर का तापमान घट गया तो आपको क्या लगेगी, ठंडी। तो हम अपने बाह्य वातावरण के प्रति क्या है, संवेदनशील है, और उनके अनुरूप ही किसी कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आ गया उपापचय प्रक्रिया, ठीक है। तो उपापचय प्रक्रिया में ध्यान से सुनो, उपापचय प्रक्रिया किसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ध्यान से सुनना, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका में क्या हो रही है, कई सारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, कोशिका में शोषण हो रहा है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, कोशिका में क्या हो रहा है, डीएनए का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो कई सारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो कोशिकाओं के अंदर हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इन रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, उपापचय अभिक्रिया। क्यों उपापचय अभिक्रिया कहते बताता हूँ, ठीक है। उपापचय वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का टूटना या किसी चीज का बनना। जब कोई चीजें निर्मित हो रही है या किसी चीज का विनाश हो रहा है तो उसे बोलते हैं उपापचय। तो उपापचय वर्ड का मतलब होता है बनना भी और टूटना भी। अगर प्रोटीन बन रहा है तो भी उपापचय प्रक्रिया बोलेंगे, अगर ग्लूकोज बन रहा है तो भी उपापचय प्रक्रिया बोलेंगे, ग्लूकोज टूट रहा है तो भी उपापचय प्रक्रिया बोलेंगे। ध्यान से सुनना। तो कोशिका के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसी को उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया लैब में करा दे या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अभिक्रिया लैब में करा दे तो पानी बनता है, ठीक है। ये एकमात्र रासायनिक अभिक्रिया, इसको उपापचय अभिक्रिया नहीं कहेंगे। लेकिन सेम अभिक्रिया अगर किसके अंदर हो जाए, कोशिका के अंदर, ठीक है, तो कोशिका के अंदर होने वाली अभिक्रिया को क्या कह देंगे, उपापचय अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया तो होगा नहीं, बहुत सारे अभिक्रिया होगी, है ना। तो कोशिकाओं के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के योग को, ठीक है, हम उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। तो कोशिका के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के योग को, है ना, योग मतलब जोड़ को, समूह को, ठीक है, क्या कह देंगे, उपापचय प्रक्रिया। तो कई सारी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, उनके योग को क्या कह देंगे, उपापचय अभिक्रिया कह देंगे। समझ गए, उपापचय अभिक्रिया कह देंगे। तो कोशिका के अंदर होने वाले कई सारे अभिक्रियाओं के योग को क्या कह देंगे, उपापचय अभिक्रिया कह देंगे। अब ये जो उपापचय प्रक्रिया है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उपापचय प्रक्रिया
दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है उपचय और दूसरे का नाम है अपचय, ठीक है। एक का नाम है उपचय, दूसरे का नाम है अपचय, ये सभी चैप्टर में काम में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एनाबोलिज्म, या तो एनाबोलिज्म कह दो या फिर क्या बोल दो, एनाबॉलिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, या फिर इसी को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म कहते हैं। जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब एना का मतलब होता है बनना, तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, रचना होती है, तो इसको बोलते हैं रचनात्मक प्रक्रिया, तो हम बोलते हैं रचनात्मक प्रक्रिया, किसी चीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो उपचय में निर्माण होता है, तो ये निर्माणकारी प्रक्रिया है, रचनात्मक प्रक्रिया या निर्माणकारी प्रक्रिया है, ठीक है। निर्माणकारी प्रक्रिया है, या तो रचनात्मक प्रक्रिया बोलिए या तो निर्माणकारी प्रक्रिया बोलिए, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। इसे विनाशात्मक, इसे हम विनाशात्मक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज का विनाश होता है या कोई चीज टूटता है, इसलिए इसको विनाशात्मक बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें निर्माण होगा, इसमें क्या होगा, विनाश होगा। अगर हम उपचय की बात करें तो उसका उदाहरण हो गया प्रकाश संश्लेषण, उसका उदाहरण क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्रकाश का मतलब होता है, आप जानते हैं लाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश का मतलब तो जानबे करते हैं आप, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तो इस प्रक्रिया में प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये मीनिंग है। जब एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह नहीं याद होता तो मीनिंग कम से कम जरूर लिख देना, एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण बेटा यहाँ भी लिखें, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ है शोषण। शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज के अणु टूटते हैं और फिर CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के अणु टूटेंगे, जल का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना। तो ये जो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है किसके अंदर, ध्यान से सुनिए, शोषण के अंदर, ये कौन सी प्रक्रिया होगी, अपचय। तो इसको हम कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण को कहेंगे उपचय और शोषण को कहेंगे अपचय। इसके अलावा एग्जाम्पल है प्रोटीन का बनना, है ना, प्रोटीन का बनना। तो प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा बताइए, प्रोटीन का बनना कहलाएगा उपचय, और प्रोटीन का टूटना क्या कहलाएगा, प्रोटीन का टूटना क्या कहलाएगा, ठीक है, प्रोटीन का टूटना कहलाएगा अपचय। डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, उपचय, डीएनए का टूटना क्या कहलाएगा, अपचय, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें निर्माण होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। तो यहां तक हम क्या कर रहे हैं, चीजों को समझ चुके हैं, उपचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, और उपचय और अपचय को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उपापचय प्रक्रिया, ठीक है। तो उपचय और अपचय को संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारा जो कहानी है वो है कोशिकीय संरचना के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, कोशिकीय संरचना पे भी सवाल बिहार बोर्ड पूछा है, ठीक है, और उपचय अपचय पे भी सवाल पूछा है, ये दोनों इंपोर्टेंट था, ठीक है। कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोशिकीय संरचना है, तो हम कहते हैं प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। अब मैं जीव कह रहा हूं तो मतलब बैक्टीरिया भी आ गया, अमीबा भी आ गया, पैरामीशियम भी आ गया, ईस्ट भी आ गया, प्लांट भी आ गया, यानी पौधे भी आ गए और जंतु भी आ गए। तो जब भी मैं जीव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उसका मीनिंग आपको समझ में आना जरूरी है। तो प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण, ठीक है, कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। तो जितने भी जीव है उनका निर्माण किससे हुआ है, तो प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है, ठीक है, कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है, ठीक है। हमें कैसे पता, जरा देखना ध्यान से। अगर हम अपनी बात करें या किसी भी चिंटू मिंटू की बात करें, चिंटू कैसे बना होगा, ठीक है, चिंटू बना है कोशिका से। देखो कैसे बना है, कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, ठीक है, और अंग से बनता है अंगतंत्र, अंग से क्या बनता है, अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या, उत्तक, कोशिका, ठीक है। अब ये क्या बेटा, कोशिका का समूह, ये कोशिका का समूह, और ये जो कोशिका का समूह है उत्तक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक अंग भी बना लेते हैं, ठीक है, तो ये अंग है, इस अंग के बारे में आप जानते हो, इसको अमाशय कहते हैं, टंकी इधर पाई जाती है बाईं ओर, ठीक है, खाते हो ना, इसी में जाता है, ठीक है। अंग तंत्र, अंग, ये अंग बनता है, और कई सारे अंग मिलकर क्या होते हैं भैया, आपको पता होगा, कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ अंग तंत्र नहीं बना रहे, कई सारे अंग तंत्र है जिसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। और फिर क्या होगा, कई सारे अंग तंत्र मिलकर एक नए जीव का निर्माण होगा जिसको हम कहेंगे चिंटू या फिर बोलेंगे चिंटी,
भाई चिंटू भी बन सकता है और चिंटी भी तो बन सकती है, चिंटुआ और चिंटी भाई बहन भी हो सकते हैं। चलिए आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं अंग तंत्र की बात करूं, चिंटू की बात करूं, बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, पौधे भी किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के समूह से, लेकिन पौधों में कोई अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, चिंटू की बात करें, तो चिंटू में देखो क्या क्या होगा, पाचन तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, परिवहन तंत्र होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र होगा, जनन तंत्र होगा, कंकाल तंत्र होगा, ठीक है। कंकाल तंत्र नहीं पढ़ना, बाकी जब तक जितना भी तंत्र का नाम लिया सब अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये सारे तंत्र मिलकर क्या है, एक चिंटू बना है। इन चिंटू के सारे तंत्रों के बारे में आपको इस क्लास 10th में ही पढ़ाया जाएगा और फिर आगे इसको क्लास 11th में भी पढ़ाते हैं। चलिए इतनी बातें क्लियर है। तो प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम कोशिका के बारे में जान लेते हैं, कोशिका क्या है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया कि कोशिका क्या है, बेटा ध्यान से सुनो, ठीक है। कोशिका क्या है, जीव शरीर की जो पूरा का पूरा बॉडी जो है ना, वो कोशिका से बना है। तो हमारी संरचना किससे हुई है, कोशिका से हुई है। इसलिए कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीव शरीर की संरचनात्मक, जीव शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, क्रियात्मक, जीव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई को, आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखो कोशिका का सिंपल सा डिफिनेशन है, जीव शरीर की संरचनात्मक, हमारी बॉडी की संरचना किससे हुई है, कोशिका से, तो कह दिया गया संरचनात्मक। हमारे शरीर में काम कौन कर रहा है, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना पचाता कौन है, कोशिका के द्वारा क्या होता है, एंजाइम स्रावित किया जाता है और वही क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो काम कौन कर रहा है, कोशिका कर रहा है। जैसे किडनी यानी कि वृक्क में क्या गया, रक्त गया, रक्त का फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन। रक्त का निस्यंदन कौन करता है, नेफ्रॉन। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। साथ ही साथ सेल है तो जीवन है और सेल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जीवन का असली आधार क्या है, प्रेम नहीं कोशिका। तो जीवन का आधार क्या है ना, जीवन का आधार प्रेम नहीं कोशिका है ना। तो जीवन का आधार कोशिका है, इसलिए कहा गया आधारभूत इकाई, ठीक है। तो जीवन का आधार, अगर देखो अगर कोशिका ही नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। आदमी कोशिका ही मर जाता, आदमी भी मर जाएगा। अगर मान लो कोई मरा हुआ आदमी, इसका मतलब उसका कोशिका क्या हो जाएगा, डेड। तो कोशिका नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो क्या कहेंगे, सेल है तो जीवन है और सेल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो ये बेसिकली कोशिका का क्या था, डेफिनेशन। आइए जरा हम कोशिका के खोज के बारे में अगर बात करें, ठीक है। तो कोशिका का खोज किसने किया था, जरा बता दीजिए, ठीक है। यहां मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज, ठीक है। अगर हम कोशिका के खोज के बारे में बात करें, ध्यान से सुनिए, तो कोशिका का खोज के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका के खोज के बारे में बताया, ठीक है। तो हम रॉबर्ट हुक का चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे, रॉबर्ट हुक का चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इतना ही इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि इससे 2-3 सवाल तो बिहार बोर्ड में पूछा ही गया है, ठीक है। 2-3 ऑब्जेक्टिव तो मिल ही जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बस एक लाइन बताकर। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका का खोज किया था। तो अगर हम बात करें कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। लेकिन वो जो कोशिका थी वो कोशिका मृत थी। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक साहब ने कहा था। तो आज की जो ये क्लास है बच्चों, मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो 1 घंटे का हो चुका है। और ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपसे एक ही बात किया था, ठीक है, कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, बस दैट्स इट। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात ये रही, जो हमारा कंटेंट है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, हम आपके साथ हैं और डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और तब तक के लिए हम अभी अलविदा ले रहे हैं, लेकिन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक एक चीज़ को ज़रूर नोट करिएगा। इसके अलावा जो PDF है उसको ज़रूर पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।